अब बेटा ये वाला जो वैल्यू है ये किस पे डिफाइन नहीं हो रहा है? 0 पे कैसे नहीं हो रहा है? 0 पे तो हो रहा है। डिफाइन कब नहीं होता? मैंने क्या बोला, कहाँ कहाँ दिक्कत होती है? कहाँ कहाँ दिक्कत होती है? अपॉन में क्या नहीं आना चाहिए? एक तो 0, तो अपॉन में 0 कब आ रहा है? 4 होगी। तो आप क्या बोलोगे? x-4 इज नॉट इक्वल टू, मतलब x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? 4 नहीं हो सकती। आज तो इधर बैठ गया आराम से। मैंने तो इसलिए ही बीच में करा मैंने कि हाँ, मैं इसलिए मैंने पूरा ही हटा दिया मैंने यहाँ। x इज नॉट इक्वल टू 4, x का वैल्यू 4 के इक्वल नहीं है। तो x के इक्वल, x की वैल्यू 4 के इक्वल नहीं है, तो डोमेन क्या हो गया? r-4। ये तो हमारा डोमेन आ गया। डोमेन इज r-4। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। यार ये पहले नहीं होता था, ये अब कैसे होने लग गया ऐसे? यदि अपन इसमें जाते हैं, क्या नाम से, हाँ पहले फीस हो जाता था। अब कहाँ से होगा ये ऐसा काम? कैसे करना पड़ेगा? नहीं, पहले तो क्या होता था कि बफर वाला फ्रीज हो जाता था। अब ऐसे ही रहेगा ये कि नए उसमें आया कि ये? अच्छा, ये तो गलत हो गया ना लेकिन अपने लिए। हाँ, ये तो उनको बोलना पड़ेगा यार, अपने पैसे भी तो दे रहे हैं उनको, इसमें क्या बात? उनको बताते हैं इस बात कि भाई ऐसा करा करो। चलो, एफ एक्स इक्वल टू ये आ रहा है, तो x-4 इज नॉट इक्वल टू 0, तो x इज नॉट इक्वल टू 4। तो डोमेन तो हो गया, डोमेन में कोई दिक्कत नहीं। अब रेंज में देखो भाई, x की वैल्यू 4 नहीं होगी बस, रेंज, इसको ध्यान से समझना। एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस x-4 अपॉन x-4। अब मॉडुलस आ रहा है तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो x की वैल्यू 4 से ज्यादा हो सकती है, या x की वैल्यू 4 से कम हो सकती है। ये दो कंडीशन हो सकती है भाई। इक्वल टू 4 के लिए तो मना कर ही दिया आपने। तो या तो x की वैल्यू 4 से ज्यादा हो सकती है, या x की वैल्यू 4 से कम हो सकती है। बेटा 4 से ज्यादा होगी तो मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी? मॉडुलस x-4 की वैल्यू क्या होगी? मैं सिर्फ मॉडुलस x पॉजिटिव होगी। बेटा मैं सिर्फ मॉडुलस की वैल्यू पूछ रहा हूँ, तो पॉजिटिव आएगा आगे। तो ये दोनों कैंसिल हो गए कि नहीं हो गए? इसका मतलब इसका वैल्यू किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल आ गया। ये समझ में आया क्या? बेटा यदि x का वैल्यू 4 से ज्यादा है तो मॉडुलस की वैल्यू वही की वही आएगी, x-4 के इक्वल सेम आएगी, क्योंकि पॉजिटिव होगी। और यदि x का वैल्यू 4 से कम है तो मॉडुलस का वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव लगाना पड़ेगा पॉजिटिव बनाने के लिए, तो आगे नेगेटिव लगेगा। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका मतलब आपको सिर्फ या तो 1 वैल्यू मिलेगा या -1 मिलेगा। तो ये इसकी रेंज होगी 1 और -1। बड़ी अच्छी प्रॉब्लम मैंने बोला ना। तो रेंज हो गया आपका 1 एंड -1। तो देयरफॉर रेंज इक्वल टू 1, -1। सिर्फ दो वैल्यू आई इसलिए कर्ली ब्रैकेट है। सिर्फ दो वैल्यू आई इसलिए कर्ली ब्रैकेट। ये इसका रेंज है, लिख लीजिए। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इसका रेंज आ गया आपका 1, -1। ये आया कि समझ में? तो दिस इज द डोमेन। डोमेन आ गया r-4 और रेंज आ गया आपका 1 और -1। रेंज इज 1 एंड -1। चलिए अगली लिखो। फाइंड द डोमेन एंड रेंज। फाइंड द
domain and range of function fx equal to 1 upon under root x minus 5, 1 upon under root x minus 5। इसका मुझे डोमेन एंड रेंज निकालना है। अब देखो अंडर रूट में अपॉन में आ रहा है, तो ये चीज आपको समझना है। जैसे कल दिया था ना बेटा, तुम दोनों कर रहे थे, इधर देखना भाई, अंडर रूट के अंदर x माइनस 5 है लेकिन अपॉन में आ रहा है, तो इक्वल टू 0 नहीं आएगा, ओनली ग्रेटर देन 0 आएगा। यदि ये ऊपर होता तो मैं इसको क्या बोलता, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन अभी मैं क्या बोलूंगा, ग्रेटर देन 0, ओनली ग्रेटर देन 0, क्योंकि अपॉन में 0 आते ही तो इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आ गया एक्स इज ग्रेटर देन, तो डोमेन आ गया आपका 5 टू इंफिनिटी, 5 इंक्लूड नहीं है इसलिए 5 टू इंफिनिटी, ये इसका डोमेन हो गया भाई। डोमेन इज 5 टू इंफिनिटी, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। डोमेन इज 5 टू इंफिनिटी। ये हमारा इसका डोमेन हो गया भाई। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज में मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, उसने क्या बोला, y की वैल्यू, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये y है भैया मेरा, y इक्वल टू अपॉन 1 अपॉन अंडर एक्स माइनस, अंडर को उधर ले जाओ और y को नीचे ले जाओ। अब ये अंडर हटाना पड़ेगा मुझे, स्क्वायरिंग कर दो, तो ये आ गया x माइनस 5 इक्वल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो x क्या आ गया भैया मेरा, 5 प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो बेटा इस y को किससे दिक्कत है, 0 से, क्यों अपॉन में आ रहा है तो 0 से दिक्कत है। तो आप यहाँ बोलोगे y इज नॉट इक्वल टू, एंड y कैनॉट बी, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन, एंड y कैनॉट बी, इसका रेंज क्या आ गया भाई, y ना तो नेगेटिव हो सकता है ना 0 हो सकता है, तो मतलब 0 से बड़ा, या तो ऐसे बोलो या ऐसे बोल दो, रेंज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, 0 इंक्लूड मत करो बस, ये करेंगे। क्लियर है? तो रेंज इसका 0 टू इंफिनिटी लिख लीजिए, रेंज इज 0 टू इंफिनिटी। अब मैंने कल एक प्रॉब्लम करवाई थी तो मैं वो 1/-(-1/2) से 1/2 वाली बोली, अब इनको भी करवा देते हैं, जो कल लास्ट में पूछ रहे थे ना, एक बार वो हमने गलती से लिख दिया था, आपको दोबारा सही है। नहीं नहीं नहीं, 10th वाली नहीं, 10, हाँ 1/√16 माइनस एक्स, देखना इधर, ये वाली, इसका हमें डोमेन और रेंज निकालना है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन fx इक्वल टू 1/√16 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√16 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब भाई डोमेन की बात कर रहे हैं, क्योंकि रूट अनरूट में अपॉन में है, तो बस इक्वल टू जीरो नहीं होगा, बस ग्रेटर देन जीरो। 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, जिससे यदि ये ऊपर होता तो हम इक्वल टू भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखते हैं, लेकिन ये अपॉन में है इसलिए ओनली ग्रेटर देन जीरो लिखेंगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, स्क्वायर रूट लोगे तो मॉडुलस एक्स, और मॉडुलस एक्स लेस देन 4 का मतलब है एक्स की वैल्यू किसके बीच में, तो ये हमारा डोमेन आ गया -4 to 4, बस इंक्लूड नहीं होगा। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ये आया समझ में? तो इसका डोमेन हो गया -4 to 4। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज -4 to 4। डोमेन में कोई दिक्कत है किसी को? आज तुम्हारा दोस्त कहाँ गया मानो? नाउ रेंज, तो जी आपके क्लास में भी बहुत कम स्टूडेंट, ठीक है, रिवीजन में बस यही है ना, एक बार कोर्स होने के बाद यही दिक्कत है। आंचल, अक्षर, ध्रुव, पीयूष और शेषी, 5 जने। मैरिज का सीजन है, लास्ट मैरिज है मेरे सबसे 11 को होगी खत्म, फिर उसके बाद चलो एफ एक्स इक्वल टू वाई, हमें अब एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा पिछले वाली प्रॉब्लम में क्या था वैसे ही करते हैं, 1/y स्क्वायरिंग बोथ साइड, सिक्सटीन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/y स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 1/y स्क्वायर। एलसीएम ले लो, यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू आ गई अंडरूट ऑफ 16y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर, ये हमारी एक्स की वैल्यू होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अंडरूट के अंदर की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। अब वो इक्वल टू नीचे वाला नहीं होगा, ऊपर वाला तो होगा, तो हम इसको लिखेंगे 16y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, इसके फैक्टर कर लो बेटा। अब मैंने तो तुम्हें कल नंबर लाइन बताई थी, देखो ये जीरो कब हो रहा है, ये जीरो कब हो रहा है, और ये जीरो कब हो रहा है, इधर से स्टार्ट किससे होगा? 1/4 माइनस, क्योंकि वाई स्क्वायर, कभी भी स्क्वायर होता है तो इनफिनिटी का साइन चेंज, तो माइनस टू माइनस, और फिर यहाँ पर वापस से क्या, यह आया समझ, क्योंकि वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर है तो इनफिनिटी का साइन चेंज नहीं होगा। एक काम कर बेटा, तू सुन मेरी बात, तो उस वाली बेंच पे दे ताकि मुझे भी दिखता है, ठीक है ना? यहाँ पर इधर 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 दिख रहा है ना इधर पर, तो ये आ गया प्लस माइनस माइनस प्लस, ये समझ में आ गया? तो ये क्या बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक का आ रहा है? तो y बिलोंग्स टू माइनस या रेंज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख दो, रेंज आ गया आपका -∞ टू -4 इंक्लूड होगा, और 1/4 भी इंक्लूड होगा, क्योंकि दोनों ऊपर आ गए, ये इसकी रेंज होगी। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन।
माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 1/4 यूनियन 1/4 टू इंफिनिटी। तो माइनस इनफाइनाइट से -1/4 -1/4 इंक्लूड है यूनियन 1/4 टू इंफिनिटी। दिस इज द range of this function. इसका हमें डोमेन और रेंज निकालना। एफ एक्स इक्वल टू अंडर x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स। वी हैव टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज। डोमेन x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अंडर में। तो अब इसमें x का कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है बेटा नीचे, तो वहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप उसको हमेशा क्या बनाओ, पॉजिटिव बनाओ। ये माइनस कॉमन आ गया, मल्टीप्लाई बाय -1। जैसे -1 से मल्टीप्लाई करोगे इनफिनिटी का साइन चेंज। यहाँ पे कोई डाउट? नंबर लाइन पर आ जाओ भाई, इनफिनिटी है इसलिए नंबर लाइन पर। कभी भी इसको इधर मत लेके चल जाना। 2 3 प्लस माइनस प्लस चाहिए क्या, नेगेटिव। तो डोमेन आ गया, 2 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, और 3 नहीं होगा, नीचे है ना। जो डिनोमिनेटर में है वो इंक्लूड होगा, और जो डिनोमिनेटर में वो इंक्लूड कैसे, न्यूमरेटर में है जो इंक्लूड होगा, और डिनोमिनेटर में जो होगा वो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगा 3 रखते। तो इसका डोमेन आ गया, 2 तो इंक्लूड है लेकिन 3 इंक्लूड नहीं है। तो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। रेंज देखते हैं। एफ एक्स को ले लिया वाई, स्क्वायरिंग कर दिया, अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स 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 तरफ, तो ये वाई पे ये इधर ले जाता हूँ और इधर ये इधर ले जाता हूँ। एक्स इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब अपॉन में आ रहा है भाई, क्या रहा 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, तो कभी हो सकती है क्या, विच इज ऑलवेज ट्रू। मतलब वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन बट वाई कैन नॉट बी नेगेटिव।
तो देयरफॉर रेंज इक्वल टू आर कहाँ से, अरे नेगेटिव नहीं होगा ना, तो नेगेटिव हटाओगे तो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 टू इन्फिनिटी। तो इसकी रेंज होगी 0 टू इन्फिनिटी। भाई वाई नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो नेगेटिव और नहीं हो सकता, तो 0 से स्टार्ट होगा। ये हो गया भाई इसकी प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि मैंने सभी टाइप की प्रॉब्लम आपको करवा दी है। इसमें डोमेन रेंज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको भी। अब आगे की टाइप की प्रॉब्लम करते हैं। आगे ये तो एक टाइप की प्रॉब्लम हो गई है। चलिए नेक्स्ट। लेट ए इक्वल टू 9, 10, 11, 12, 13 and let f is a function from a to n be defined by fn equal to highest prime factor of n, highest prime factor of n, find the range of f, range of f। तो हमें f की रेंज निकालनी, highest prime factor of n। अब देखो मुझे f लिखना है। सबसे पहला नंबर लिया मैंने 9, 9 का सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर 3, 9 का सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर 3। तो 9 का सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर 3, तो ये 9,3 आ गया। मतलब 9 का प्राइम फैक्टर ये है। आपको क्या लिखना है, एफ एन क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। तो 9 का सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 3, तो 9, अब बोलना बेटा दिव्यांश, 10 का सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर 5, तो 10,5। 11 का सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर 11 ही है। 12 का सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर 3, 4 प्राइम होता है। 12 का प्राइम फैक्टर 3 और 13 का प्राइम फैक्टर, ये तो मेरा फंक्शन हो गया। अब इसका रेंज क्या हुआ, रेंज मतलब सेकंड वैल्यू बताया था ना। तो रेंज क्या हुआ, 3, 5, 11, 13। तो इसका रेंज आ गया आपका 3, 5, 11। लिखो, ये इसका रेंज है। क्लियर है, लिख लीजिए। तो इनका 2 क्यों होगा, हाईएस्ट बोल रहा, हाईएस्ट 2 तो है फैक्टर मुझे पता है, लेकिन हाईएस्ट बोल रहा। तो 2 और 5 में कौन बड़ा है, 5 ही है।
नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम भी इंपॉर्टेंट है। लेट f इक्वल टू 1,1 2,3 0, -1 -1, -3 be a linear function from f into s from z into z। z मतलब इंटीजर। फाइंड एफ एक्स, मुझे एफ एक्स निकालना है कि भाई फंक्शन क्या था। लीनियर फंक्शन क्या होता है? कोई भी एक लीनियर फंक्शन बताओ, कोई भी एक लीनियर फंक्शन बताओ, जोर से बोलो। x+2, x+2 भी हो सकता है, लेकिन x का मल्टीपल भी बोलो, जनरल बोल रहे हैं ना अपन, तो हम बोलेंगे ax+b। भाई x तो ठीक है, तेरी बात सही है, x+2 इज ए लीनियर फंक्शन, एग्जाम्पल है लीनियर का, लेकिन मैं जनरल बोलूंगा तो लेट लीनियर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, मैं लीनियर फंक्शन एफ एक्स को लिखूंगा ax+b। भाई जनरल ले रहा हूँ ना, एक ही वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। भाई x का मल्टीपल 3x+2 भी आपका लीनियर है, 5x-3 भी लीनियर है, तो ax+b मैंने लीनियर लिख दिया जनरल। ये समझ में आ गया लीनियर। अब देखो यहाँ पर समझो, ये x की वैल्यू है और ये एफ एक्स की वैल्यू है। इसका मतलब पहले वाले में मुझे गिवन है f1 इक्वल टू 1, गिवन है कि नहीं? x की वैल्यू 1 पर है, f की वैल्यू कितनी है? 1, तो यहाँ x की वैल्यू 1 रखो। तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई a+b इक्वल टू a+b = 1, ये हमारी पहली इक्वेशन। दूसरा गिवन है f2 इक्वल टू 3, तो x की जगह 2 रखो। ये आ गया 2a+b इक्वल टू, ये सेकेंड इक्वेशन। और ऑब्वियसली मैं फर्स्ट और सेकंड दो ही वेरिएबल तो है, भाई आगे लेने की जरूरत ही नहीं है आपको, इन दोनों को सोल्व करके मैं ए और बी की वैल्यू निकाल लूंगी। देखो a+b इक्वल टू 1, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो a का वैल्यू कितना आ गया? 2। अब a का वैल्यू 2 आ गया, तो b का वैल्यू 1 - 2 कितना हो गया? तो देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू ए कितना है? 2x, और b कितना है? ये हमारा लीनियर फंक्शन आया। ठीक है, लिखो, दिस इज एफ एक्स 2x माइनस, कोई सी भी दो वैल्यू लेके हम इसको सोल्व कर लेंगे।
ये आ गया समझ में भाई? कोई सी भी दो वैल्यू लेके इसको सोल्व कर लेंगे, चाहे आप फर्स्ट दो ले लो, लास्ट दो ले लो, कैसे भी ले लो, हमें तो ए और बी की वैल्यू निकालनी। तो ये हमारा लीनियर फंक्शन हो गया, दिस इज द लीनियर फंक्शन। तो हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ। भाई ड्रॉ ग्राफ करना है तो ठीक है, वो तो बड़ा इजी काम है। कैसे? टेबल बना लेते हैं, यहाँ एक्स लिख देते हैं, यहाँ एफ लिख देते हैं। जीरो से कम जीरो, जीरो से ज्यादा, ये वैल्यू गिवन है तो जीरो से कम तीन वैल्यू ले लेते हैं अपन। -3, एक जीरो तो प्राइस गिवन है तो जीरो ले लेते हैं, 1, 2 और 3, तीन इधर ले लेते हैं। अब जीरो से कम है -3, तो जीरो से कम में रखोगे, 1 माइनस -3 कितना हो गया? तो ये भी जीरो से कम है तो इसी में रखो, ये भी जीरो से कम है तो उसी में रखो। जीरो पे क्या वैल्यू गिवन है? कहाँ जीरो गिवन? 1, 1 जीरो से ज्यादा है तो इसमें रखो। बस इनको प्लॉट कर लो, आया समझ में? भाई पहले वाली तीन वैल्यू तो जीरो से कम वाले में आएगी, इसमें रखना पड़ेगा। लास्ट की तीन वैल्यू जीरो से ज्यादा वाली में आएगी, इसमें रखना पड़ेगा। अब इसको मैं प्लॉट कर लूँ। भाई हो सकता है आपका इस बार सैटरडे का ऑफ रहे, पिछली बार देना था ना, तो वो कहीं जाना था तो नहीं गया था, तो हो सकता है इस बार चल जाऊँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि चल जाऊँ। नहीं गया तो फिर तो क्लास तो रेगुलर लगेगी थी। लेकिन संडे को टेस्ट उसी टाइम पर होगा, मतलब टाइम बता दूंगा, मतलब संडे को टेस्ट पक्का है। यहाँ पर आके देना पड़ेगा कुछ लोगों को, भैया के पास पेपर होगा तो आप देना, आपको यहाँ आके देना पड़ेगा। -3 का वैल्यू आ रहा है 4, -2 का वैल्यू 3, -1 का वैल्यू 2, जीरो का वैल्यू 1। जब ये इसको प्लॉट कर दिया मुझे लाइन में, फिर 1 का वैल्यू 2, 2 का वैल्यू 3, 3 का वैल्यू 4। तो ये वैल्यू इस तरह की, बस ये इसका ग्राफ है। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस वन। अब देखो 4-5 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बाकी रह गए हैं, वो मैं पहले करवा रहा हूँ, तो फिर कुछ एक्स्ट्रा करवा के ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।
एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा के ये चैप्टर कल तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो ये पढ़ना आ जाना बस, यहाँ बैठ के क्वेश्चन करना, ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं करनी है, बहुत बार कर चुकी है। उस टाइम पे ये क्वेश्चन से मैं पढ़ा दूंगा जो उनको करते थे। देखिए भाई, एग्जाम्पल 19 और मिसलेनियस का ये क्वेश्चन सेम ही है भाई, रिपीट हो गया है। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 9, तो मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 9 सेम है, रिपीट हो गया है। नहीं सेम नहीं है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन है एक ही टाइप का क्वेश्चन। लेट कैपिटल आर बी द रिलेशन फ्रॉम n to n, n मतलब नेचुरल नंबर, डिफाइंड बाय कैपिटल R इक्वल टू a comma b such that ab belongs to natural number and a equal to b square are the following true। हमसे पूछा क्या ये ट्रू है क्या, देखते हैं भैया। आर द फॉलोइंग ट्रू। फर्स्ट मैं तो डायरेक्ट लिखता भी जाऊंगा यहाँ की यही आंसर, a belongs to R for all a belongs to natural number। क्या ये सही है क्या, ये पूछा क्या ये सही है क्या, क्या बेटा ये a belongs to R for a all a belongs to natural number, क्या a से रिलेटेड है क्या, क्या बता, ए बी बिलोंग्स टू है ना, तो ए किसके इक्वल आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज ए इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर। भाई बी की जगह ए रखो यहाँ पर, ए बिलोंग्स टू आर का मतलब है बी की जगह क्या रखना है, ए रखना है। क्या ए स्क्वायर के इक्वल होगा क्या, एग्जाम्पल 1,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज, सॉरी 2,2 does not belongs to R because 2 is not equal to 2 का, भाई 2 belongs to R नहीं है क्योंकि 2 के स्क्वायर के इक्वल नहीं है, तो ये गलत हो गया भाई फिलहाल, इट इज नॉट ट्रू, तो सो इट इज नॉट ट्रू। चलो ये पहले का सॉल्यूशन हो गया, सबको समझ में आ गया क्यों सही नहीं है, इट इज नॉट ट्रू। एक नंबर खुद का स्क्वायर के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए वो सही नहीं है। इसका फर्स्ट पार्ट आपका गलत हो गया, ए इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इट इज नॉट ट्रू। सेकंड पार्ट, ये बोल रहा है हमें ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। तो इसमें तुम्हें बता देता हूँ, जब आप अगली क्लास में जाएंगे 12th में, खुद का के साथ रिलेशन, खुद के साथ रिलेशन कहलाता है रिफ्लेक्टिव रिलेशन, ये इसका नाम होता है। यदि कोई खुद के साथ रिलेशन है तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव। यदि किसी रिलेशन का, किसी एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन है तो उसको हम रिफ्लेक्टिव रिलेशन बोलते हैं। तो ये रिफ्लेक्टिव नहीं है, ठीक है, मतलब यहाँ पर नाम बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक, कभी कोई पूछे तो तुम्हें याद होना चाहिए रिफ्लेक्टिव रिलेशन, खुद के साथ रिलेशन रिफ्लेक्टिव रिलेशन। सेकंड बोल रहा है ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। इसको बोलते हैं बेटा, वहां पर जब हम 12th में पढ़ेंगे तो ये रिलेशन कहलाता है सिमेट्रिक। यदि ए का बी के साथ रिलेशन है तो बी का भी ए के साथ होना चाहिए, ऐसा वो बोल रहे हैं। उसको हम कौन सा रिलेशन बोलते हैं,
सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या ये है कि भी नहीं है, देखते हैं। ये बोल रहा है कि तो इट इज नॉट ट्रू। अगेन कोई ये ट्रू नहीं है। क्यों? इट इज नॉट ट्रू बिकॉज ए बी बिलोंग्स टू आर implies that बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों नहीं है अभी समझाना। यदि ए बी के स्क्वायर के इक्वल है तो बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर। एग्जाम्पल जब गलत है तो एक एग्जाम्पल देखिए, लेकिन सही है तो कभी एग्जाम्पल मत देना। ये चीज और एक कंसेप्ट समझना, यदि आपके लिए कोई चीज आपको पता लग जाए ये गलत है तो एक गलत वाला एग्जाम्पल दे दोगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन आपने बोला सर ये सही है, क्यों? क्योंकि ये एग्जाम्पल है ना। सही वाले में कभी भी एग्जाम्पल नहीं देती, उसमें आपको जनरल प्रूव करना हो। गलत वाले में कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ के ले आओ जहाँ गलत होगा, तो वो सबके लिए गलत होगी। तो ये देखो ए इक्वल टू बी स्क्वायर। अब देखो ए इक्वल टू बी स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल 4,2 बिलोंग्स टू आर, बट बोलो सही है कि नहीं भाई? 4 इक्वल टू 2 का स्क्वायर, बट 2 इज नॉट इक्वल टू 4 का। ये एग्जाम्पल मैंने ढूंढ के देखिए। ठीक है, क्लियर है ये? चलिए देख लीजिए। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। यदि ए का बी के साथ रिलेशन होता और बी का भी ए के साथ होता तो उसको हम सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है, क्योंकि ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इट डज नॉट मीन बी इज नॉट इज इक्वल टू बी स्क्वायर। थर्ड पार्ट ये है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाई ए सी बिलोंग्स टू आर। इसको बोलते हैं बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव खुद के साथ रिलेशन को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। ए का बी के साथ रिलेशन है तो बी का भी ए के साथ रिलेशन होगा तो बोलते हैं सिमेट्रिक। ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, तो ए का सी के साथ है तो उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर ये गलत होगा, तो आप क्या बोलोगे? अगेन इट इज नॉट ट्रू। इट इज नॉट ट्रू बिकॉज AB belongs to R, BC belongs to R, इसका मतलब AC does not belongs to R। क्यों? A equal to B square, B equal to C square, then A is not equal to C square. Example, (16,4) belongs to R, 4,2 belongs to R, but 16,2 does not belongs to R। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, बट 6 इज नॉट इक्वल टू 2 का। सही बोल रहा हूँ? ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ रिलेशन है, लेकिन ए का सी के साथ रिलेशन। ये एग्जांपल दे दिया। तो ये इसके तीनों पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी। अब मैं इसका एग्जांपल भी करवा देता हूँ ताकि आपको ये चीजें समझ में आने लग जाए कि क्या बोल रहे हैं। कल और करेंगे इस चैप्टर को हम, और फ्राइडे से हम स्टार्ट कर देंगे ट्रिग्नोमेट्री, थर्ड चैप्टर। इस बार बिल्कुल सिस्टमेटिक चल रहा है, हर एक चैप्टर को लेके चल रहे हैं अपन। पिछली बार तो हमने बीच बीच में बहुत सारे कभी भी कुछ कर लिया था। हाँ,
मतलब क्या बोल रहे हैं? नहीं 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 नहीं, सी वेरिएबल कभी देगा नहीं वो। जनरल जब रिलेशन देगा तो सी बी वेरिएबल कभी नहीं देगा, वो हमें अज्यूम करना है। रिलेशन गिवन है ना आपको, ए का बी के साथ रिलेशन गिवन है, तो बी का सी के साथ भी रिलेशन उसी तरह से होगा। समझ आ गया? अभी एक और करवा रहा हूँ, उसमें और समझा दूंगा। तेने वो चीज उस समय पूछता है ना, कभी लिखी हुई, अब मैं दोबारा समझा दूँ। तेरी बात समझ में आ गई क्या पूछ रहा हूँ? लेट कैपिटल आर बी ए रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू, फ्रॉम क्यू टू क्यू। क्यू क्या मतलब है? रेशनल नंबर डिफाइंड बाय आर इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू क्यू एंड ए माइनस बी बिलोंग्स टू जे, और ए माइनस बी बिलोंग्स टू जे। अब हमें पहला चेक करना है ए बिलोंग्स टू आर, प्रूव करना है अभी यहाँ पे। प्रूव फर्स्ट ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ये है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, सॉरी ए बिलोंग्स टू क्यू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू। ये बोल रहा है कि ए का ए के साथ रिलेशन होगा। देखो ए बिलोंग्स टू क्यू का मतलब क्या हुआ? ए माइनस ए बिलोंग्स टू क्यू, सही है क्या? जीरो बिलोंग्स टू क्यू, किसने बोला नो? जीरो क्यू को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? जीरो, जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं है? जीरो इज ए रेशनल नंबर। तो ए माइनस ए को ए से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो आ रहा है, तो जीरो क्या रेशनल नंबर को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, तो इसको मतलब ये सही है। ए माइनस ए बिलोंग्स टू क्यू, जीरो बिलोंग्स टू क्यू, तो देयरफॉर ए बिलोंग्स टू क्यू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू, बिल्कुल सही है। तो प्रूव करना है इसमें, तो तीनों चीजें प्रूव करनी है। मतलब ये रिफ्लेक्टिव है, ये रिफ्लेक्टिव है, इसको रिफ्लेक्टिव बोलते हैं। भाई हमसे ये बोला है कि ए और बी का डिफरेंस आपका क्या आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? ये जेड कहाँ से लिख दिया? क्यों आना चाहिए, सॉरी, ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड ही लिखा हुआ है। दोबारा लिखो, गलत लिख दिया, दोबारा लिखो, काट दो, तो गलत लिख दिया, इधर इधर उधर हो गया। जेड बोल रहा है, जेड आना चाहिए। हाँ बस यहाँ तक लिखो आप। पहला पार्ट में लिख देता हूँ। ये ये हमें प्रूव करना है। ए बिलोंग्स टू आर, आर क्या है? आर क्या है? रिलेशन है बेटा, यहाँ पर आर क्या है? आपसे सिंगल ए बोलता कि सिंगल ए बिलोंग्स टू आर, तब बोलता रियल नंबर। ये तो एक रिलेशन है, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ये क्या है? एक रिलेशन है। देखो एक मिनट, ये रिलेशन का साइन है आर, ये रियल नंबर नहीं है। ये आपका दोनों अलग अलग है, सिंगल है, इसलिए क्या है ये रेशनल नंबर। और ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, ये जेड सिंगल है, इसका मतलब क्या है? इंटीजर। इसका मतलब ये बोल रहा है कि ए माइनस बी इसको बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए। लेकिन कभी ऐसा आएगा तो ये क्या है आपका? रिलेशन है, नॉट रियल नंबर। अब देखो ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब बी की जगह क्या लिख दूं मैं? ए माइनस ए इक्वल टू क्या आया भाई? ए माइनस ए क्या आ गया?
और 0 इंटीजर है कि नहीं है ये बता दो मुझे। चलिए, तो हमने क्या बोला, ए बिलोंग्स टू आर, ये तो सही आ गया भाई, ए बिलोंग्स टू आर। ए माइनस ए किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया, 0 बिलोंग्स टू। नाउ सेकंड, ये बोल रहा है ए बी बिलोंग्स टू आर। बेटा ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, जैसे उसने दे रखा है मुझे। मतलब ए और बी का डिफरेंस आपका जेड होगा। तो बेटा ए और बी का डिफरेंस यदि जेड है तो बी माइनस ए बी तो जेड ही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए माइनस बी आपका 3 आ रहा है, तो बी माइनस ए कितना आएगा, -3। तो 3 इंटीजर है तो -3 भी तो इंटीजर ही होगा। समझ में आ गया बात। मतलब यदि कोई दो नंबर का डिफरेंस जेड आ रहा है, ए माइनस बी, तो उनका उल्टा करोगे तो भी जेड ही आएगा। यदि इधर 3 आ रहा है तो -3 आएगा, दोनों इंटीजर है। तो इधर ए माइनस बी यदि जेड है तो बी माइनस ए भी क्या होगा, तो बी माइनस ए यदि जेड है तो बी कोमा ए किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को। अब देखो सॉरी, रिलेशन। पहली बात। दूसरी बात ये एग्जाम्पल मत दीजिए, क्यों गलत भाई, ट्रू है ये। और आपने बोला कि सर 1,3 बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर 1,3,1 बिलोंग्स टू आर। आपने ऐसा एग्जांपल दे दिया, तो आप बोलो सर देखो ये इंटीजर है, इनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस भी इंटीजर है। तो मुझे क्या पता तुम्हारे लिए इसके लिए सही आ रहा हो, बाकी के लिए गलत आ रहा हो। तो इसके लिए गलत आ रहा होता तो मैं मान लेता गलत है, क्योंकि तो इसके लिए गलत हो गया तो सबके लिए गलत मान लेंगे हम। भाई कहीं तो है ना आपका वो गलत हो रहा है, लेकिन इसके लिए सही है तो मैं ये नहीं मान सकता कि सबके लिए सही है। ठीक है, कहीं डिफॉल्ट है, कहीं गलती हो गई कहीं पर। भाई किसी ने आपने बोला कि भाई ये इसकी बहुत सारी चीजें हैं, उसमें एक गलत हो गया तो हम मानेंगे कि यार डिफेक्टिव चीज तो निकलते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ कि एक सही निकल गया तो आप ये बोल सकते हैं कि सब सही निकलेंगे। जो दोनों चीजें हैं ये चीज समझना। यदि गलत है तो आप एग्जाम्पल दे दो कि देखो वो गलत है इसलिए आपके यहाँ से डिफेक्टिव निकल रहा है। लेकिन यूं नहीं कि मैंने चेक किया और एक सही निकला तो ये कि हर सही निकलेगा। तो ये चीज समझने वाली बात। तो ये आ गया आपका बी ए बिलोंग्स टू आर, सही आ गया भैया। तीसरा, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, implies ए सी बिलोंग्स टू आर। तो आपको क्या जीवन है भाई, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर।
ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड और बी माइनस सी बिलोंग्स टू, और यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये भी किसको बिलोंग करेगा, जेड को करेगा। इसका मतलब ए कोमा सी बिलोंग्स टू जेड, ए कोमा सी भी किसको बिलोंग करेगा, जेड को बिलोंग करेगा। सॉरी, ए कोमा सी बिलोंग्स टू। चलिए ये तो हो गया अपना आज का इसका काम, ठीक। बस कल आपका ये कंप्लीट हो जाएगा और परसों से हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। चलिए।